ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका जो पोर्शन। जैसा कि मैंने बताया था कल कि नीट के जो क्वेश्चन है उस पे हम अटैक करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है उनके लिए मैं ये बोलूंगा, आप एक रजिस्टर और अपना एक पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातों का पता लगेगा जो इस चैप्टर में डिस्कस हुई ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये नीट से रिलेटेड है, तो कुछ नई चीजें हैं, तो उनके लिए तैयार रहना। कुल मिला के स्टार्ट करते हैं 100 से। लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था 2018 में, लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो ये बुक है ये हमारी ओपी टंडन की बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ मैटर इसी से बिलोंग करता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम खेल को। क्वेश्चन है द को रिलेशन द करेक्शन फैक्टर ए, जो कि वैंडरवाल पैरामीटर है, सभी को पता है इसके बारे में। तो वैंडरवाल पैरामीटर का करेक्शन फैक्टर जो ए है इन आइडल गैस इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड टू, क्या बताता है ये फैक्टर ए, क्या बताता है? रेज योर हैंड। वैंडरवाल फैक्टर ए क्या बताता है? क्या बात है, इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं। देवेश बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना। तो कुछ नई चीजें हैं यहाँ पर। आज हम, हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन भी हो जाए ना। कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री हर किसी की समझ में नहीं आती, कोई कोई समझ पाता है इसको। तो इसके 20 क्वेश्चन भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कितने हो पाएंगे। 99 पे आते हैं हम। गिवन वैंडरवाल कांस्टेंट, वैंडरवाल कांस्टेंट बोल दिया उसने क्या? NH3 S2O2 CO2 का रेस्पेक्टिवली दिस 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 वैंडरवाल कांस्टेंट बोल दिया। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है यार, बोला है तो क्या बोला है, ए या बी? इसने तो कह दिया वैंडरवाल कांस्टेंट। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजिली लिक्विफाई। आप सुनो जरा ध्यान से पहले मेरी बात। इजिली लिक्विफाई कौन होता है? जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। यानी इजिली लिक्विफाई वही हो पाएगा जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना। याद करो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था। हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर मीन मोर इजिली द गैस विल लिक्विफाई, मीन हाइयर मोर इजिली द गैस लिक्विफाई। ठीक है ना। मीन क्या मीन है? हाइयर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो ये होता है उनका खेल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी वो कह रहा है मोर इजिली लिक्विफाई कौन होगा यार? इजिली लिक्विफाई होने वाला कौन होता है? जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्वेश्चन जो इंटर रिलेट में कर रहा हूं, ये वही क्वेश्चन है जहां पर CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो दे रखा था 31.1 डिग्री सेल्सियस, और CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा था -80 81 89 पॉइंट समथिंग 8 डिग्री सेल्सियस, जो भी है 89 पॉइंट। आपकी एनसीईआरटी के लास्ट 4 क्वेश्चन वाला पोर्शन बता रहा हूं मैं। तो जो गैस जल्दी लिक्विफाई होती है, समझ जाओ उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। तो समझ जाओ इस क्वेश्चन में वो आपको बच्चों की तरह देगा नहीं कि वंडरवाल कांस्टेंट ए की बात हो रही है, नहीं, वो देगा ही नहीं। अपने आप समझो, इसीलिए तो ये नीट है। ठीक है ना, इसीलिए तो ये ब्रॉड लेवल के एग्जाम है। तो इनडायरेक्टली पूछा उसने, बताओ कौन सी इजीली लिक्विफाई होगी। यानी उसने ये पूछ लिया, उसने ये कह दिया कि ए की वैल्यूज गिवन है, अमोनिया H2O2 CO2 सब की वैल्यू गिवन है। नाउ टेल मी द आंसर कि विच हैज मोर इजिली लिक्विफाई, कौन सी हो जाएगी? रेज योर हैंड। मोर इजिली लिक्विफाई कौन सी हो जाएगी? रेज योर हैंड। यस नितेश बताओ, कौन सी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी यहाँ पे? NH3। NH3 जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा ए की वैल्यू थी 4.17। एंड ए क्या मेजर करता है? वैन डर वाल कांस्टेंट। इट मेजर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं 98 की तरफ। क्या है? फॉर वैन डर वाल इक्वेशन फॉर वैन डर वाल गैस, ठीक है, डिटरमाइन बॉयल टेम्परेचर। अब बॉयल टेम्परेचर के बारे में हमने जिस डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, ठीक है ना, वो भी बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ी है, बॉयल टेम्परेचर तो वो भी नहीं पढ़ी। तो बॉयल टेम्परेचर क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है, तो इसीलिए मैं बॉयल टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है
वो आपको सेंड कर दूंगा आज जरूर, तो उसको जरूर देख लेना। बोल टेम्परेचर डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी में है ये। अच्छा, बोल टेम्परेचर को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर बोल टेम्परेचर टीबी। ये फार्मूला एनसीईआरटी में है ही नहीं। क्या होता है? ए अपॉन में आर बी। ये बोल टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, ए अपॉन में आर बी। और यहीं पे एक कहानी यहीं खत्म कर दूं मैं। एक होता है बोल टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। ये दोनों भाई हैं, बोल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2a अपॉन में आर बी। बस इतना ही फर्क है इन दोनों भाइयों में। अब ये नई नॉलेज है, ऐड करनी है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर और बोल टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज योर इन्वर्जन टेम्परेचर। दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना अपने अच्छी तरीके से, ताकि आगे काम आएंगे आपके। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? ये रही। बी की वैल्यू क्या है? ये रही। आर की वैल्यू क्या है? ये रही। तीनों रख दो और आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कौन सा? 60.98, डी ऑप्शन करेक्ट। तो आपकी नॉलेज में अगर आपको ऐड करना है तो ये जरूर ऐड कर लेना। ठीक है? यस, लक्ष्य बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? लक्ष्य। भैया ये जो क्वेश्चन जो आपने अभी कराया ये मैंने एमटीसी में से करा था, तो उसमें H2 आंसर दे रखा था, रीडिंग सेम थी बिल्कुल। बिल्कुल रीडिंग सेम थी। कहाँ से करा हाँ था? एमटीजी। भैया एमटीजी थी नीट के लिए। नीट के लिए एमटीजी। भाई मैं कह रहा हूँ बिंदास बिंदास उसको क्रॉस कर दियो, गलत कर दियो। करेक्ट आंसर बी है, अमोनिया। इसका तो यार रीजन भी बड़ा क्लियर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, भैया इसीलिए मैं भी ऐसे ही इंटरमोलिकुलर। कंफ्यूज हो गया उसमें। हाँ, मैं बताता हूँ सारी बात। एमटीजी जो है वो जो लड़ाई है ये चल रही है ना, अरिहंत, एमटीजी, टुगेदर विद कॉम्प्रिहेंसिव, और ये जो बुक जितनी भी हैं ये अभी नई नई आई है मार्केट में। इनमें एमटीजी की कंपनी को कई सारी जो करेक्शन करके भेजी है हमने इसी साल। ठीक है ना? तो वो एमटीजी वाले जो पब्लिशर है वो आते हैं और वो करेक्शन ठीक भी करते हैं, अगले साल और भी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो बुक है ओपी टंडन, ये सालों से है मार्केट में। इसके ऊपर तो आंख बंद करके बिलीव करते हैं लोग। तो ओपी टंडन तो है ही कमाल की बुक। और भी अगर आपको एक बुक और लेनी हो तो एम एस चौहान ले लो। एम एस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह है। उसमें भी आप उनकी गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है ना? एम एस चौहान, ओपी टंडन और एक है वी के जायसवाल। ये 3 बुक हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आप गलतियां ढूंढ ही नहीं पाओगे। रेयर एंड रेयरेस्ट कुछ मिलगी तो मिलगी, नहीं तो अरिहंत और एमटीजी पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ दिन में 2 गलती ढूंढ दोगे तुम, हर दिन 2 गलती ढूंढ दोगे अगर रोज पढ़ो, हर दिन। हमने तो बहुत उनकी प्रॉब्लम जो डाउट है वो भेजे भी हैं, वो आते हैं हर महीना आते हैं यहाँ पे। ओके, 97 क्या है? कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ये कह रहा है कि जो आइडियल गैस होती है ना, उसकी 1 मोल आइडियल गैस की एनर्जी बताओ क्या है। देखो कमाल की बात। पहली बात तो आइडियल गैस कुछ होती नहीं, लेकिन ये एज्यूमिंग है कि आइडियल मोनोटॉमिक कोई गैस है। मोनोटॉमिक का मतलब जैसे हीलियम। ठीक है ना? वो कह रहे हैं ऐसी कोई गैस है। अब आप एक काम करो, इसकी टोटल एनर्जी बताओ कितनी होती है। तो इसके लिए किसी की भी आइडियल गैस की, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ आइडियल गैस की, किसी भी आइडियल गैस की टोटल एनर्जी जो होती है वो उसका फार्मूला होता है E इक्वल टू 2/3 nRT। 3/2 nRT। ठीक है ना? दिस इज द टोटल एनर्जी। या एक और नया फार्मूला आ गया। मैं कह रहा हूँ आज आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठो। आज मैं वो चीज करवाऊंगा जो आकाश वगैरह जो वाले करवाते हैं। 3/2 n नंबर ऑफ मोल है, बोल दिया उसने 1 मोल है। आर की वैल्यू आपको फिर से कंफ्यूज कर देगी। आर के लिए तो हमने कमाल ही कर रखा है, 0.083, 0.0821, 0.8314। ठीक है ना? याद होगा आपको, मुझे यूनिट लिखने में कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। बार लीटर पर केल्विन पर मोल, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। और तो और आज एक और देखो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो एक और देखो,
आर की एक और सेपरेट वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये होती है आपकी 1.987 कैलोरी, ठीक है ना, पर केल्विन पर मोल। ये होती है 1.987 कैलोरी, ठीक है ना। और 1 जूल के बारे में अगर आपको पता हो तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना, 4.13 कैलोरी होती है 1 जूल, अराउंड रफली फिगर है, इतना ही होता है, ठीक है ना। तो जो हम जो खाते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूँ, एक 18 साल के मेल को, इंसानों में, ह्यूमन बीइंग को दिन में 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, और एक फीमेल को, 18 ईयर फीमेल ह्यूमन बीइंग, इसको 2000 कैलोरी की जरूरत होती है दिन में, ठीक है। और हम करते क्या है, हम खा रहे हैं 3500 कैलोरी खाली, ठीक है ना, 3000 कैलोरी खाली। मीठा अगर आप थोड़ा सा खा लोगे ना, बहुत ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करता है वो। कहते हैं एक समोसा अगर आपने खा लिया तो आपको 700 कैलोरी मिल गई। सोचो, एक समोसा खाने का मतलब है अब आपको कितनी रिक्वायरमेंट और बची है। कई कई तो दो भी खा लेते हैं, और कई कई तो पूरा खाना खाने के बाद भी मीठा खाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कैलोरी होती है इनमें, और हमारा इनटेक कैलोरी इससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए अगर डिजीज से बचना है तो कैलोरी जो है उसका रफली फिगर मैंने बता दिया, ये आर की यूनिट आज कैलोरी है। आपको टेंशन लेनी नहीं, बुक्स क्या कहती हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू कभी याद ही मत करो, सीधा सीधा याद कर लो, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, रफली फिगर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आर की वैल्यू। तो यहाँ आर की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2। और टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने 27 डिग्री, तो 300 कैलोरी कैलकुलेशन कर लो, और हमारे पास आ गया 900 कैलोरी आंसर। और ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं वो सारे कैलोरी में दे रखे हैं, 900 कैलोरी आंसर हो गया, ठीक है। तो कैलोरी की आर की वैल्यू, अब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन मत करो, 12th के बाद जाके बैठ जाओगे वहां पे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और वहां पर ऐसे आ जाएंगे कैलोरी के क्वेश्चन, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो कभी पढ़ाई नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं, ढूंढ लो। तो ये चीजें होती हैं, बट एनसीईआरटी में से इसका कोई लेना देना नहीं है। 96, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए रियल गैस शो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बड़ा सिंपल है ये भी, अगर आपने ये ग्राफ देखा हो तो मैं आपको बता दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी का ग्राफ है। पीवी जिसमें एक लाइन होती है स्ट्रेट, ये पी है, ये आपका आइडियल गैस है। और जो ये आइडियल गैस के साथ ये अलग अलग बिहेवियर, ये डेविएशन बोलते हैं, आइडियल गैस से हटके करेक्टर शो करते हैं, इसे बोलते हैं रियल गैस। ये देखो, ये रियल गैस है, ये डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, बिल्कुल अलग कैरेक्टर शो करती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डेविएशन को कौन कैलकुलेट करता है, आंसर जेड कैलकुलेट करता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जिसकी जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, कहने का मतलब ग्रेटर देन 1 भी आती है, लेस देन 1 भी आती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 है, तो हमें ये देखनी है सबसे ज्यादा ग्रेटर किसमें है, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, ए रियल गैस शो मैक्सिमम डेविएशन कहाँ शो करेगी, तो हो जाएंगे हम शुरू यहाँ पर, जेड इक्वल टू पीवी अपॉन में एनआरटी। पी कितना है, 2v अपॉन एनआरटी। एनआरटी में टेम्परेचर देख लेंगे यहाँ पर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है भाई, 373 केल्विन, ठीक है ना। आर की वैल्यू एज इट इज लिख लो। नंबर ऑफ मोल तो उन्होंने पहले दे दिया कि ये 1 मोल गैस के लिए जो कंपटीशन हो रहा है इसका ये है। अब मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहना बस। पीवी अपॉन एनआरटी, यहाँ 2 है, वी है, एनआरटी नंबर ऑफ मोल 1 है, तो इतना हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर ऐसे करके देखो, 2v अपॉन में क्या हो गया, 273 आर। अगला आंसर देखो, 5v अपॉन में कितना हो गया, 173 आर। ऐसी और आगे देखो, ये कितना हो गया, 5v अपॉन में कितना हो गया, 773 आर। तो बताओ भी चेक करके, ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा वैल्यू जेड की कहाँ आई है, किसमें आई है, रेज योर हैंड। मैक्सिमम वैल्यू सर बताइए। सी 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 सी
वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम डेविएशन बताया है कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आई है, सभी में ज्यादा ही आई है, ये तो बात करेक्ट है। 1 तो देखो किसी में आ नहीं रही, सही में ज्यादा ही आई है, तो मैक्सिमम किस में आई है तो हम कहेंगे इसमें आई है, खेल खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन तो भाई पूरी तरीके से आउट ऑफ है तुम्हारा, ये आएगा ही उसमें नीट में, नीट में कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में। ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो कमाल का क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने। इक्वल मोल ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उनको किस में डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया, दोनों को डाल दिया कंटेनर में। समझियो क्या कह रहा है, मैं जो क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूं ना, इसकी लिस्ट लगी हुई है इस क्वेश्चन की, एक दो बार नहीं, मेंस में और नीट में कई बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इसी ऐसे ही क्वेश्चन को। मैं आपके दिमाग में सेटअप बना देता हूँ क्या है ये बोल रहे हैं कि एक कंटेनर लिया, बंद कंटेनर, और इस कंटेनर में 1 मोल मान लो हाइड्रोजन डाल दी और 1 मोल मान लो ऑक्सीजन डाल दी, दोनों डाल दी। ठीक है, और पूरी की पूरी भरी हुई थी, ये देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, दूसरी वाली कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये दूसरी हाइड्रोजन गैस है। अब करा क्या इन्होंने, क्या खेल करा है कि इस कंटेनर में एक छोटा सा छेद कर दिया। यार जब छेद कर दिया इसमें से, दिस इज पिन टाइप होल, तो बताओ वो कह रहा है कि कितनी गैस हाइड्रोजन की बाहर निकलेगी और कितनी गैस ऑक्सीजन की बाहर निकलेगी। देखो कमाल की बात, साइंटिस्ट का दिमाग देखो तुम किस लेवल पे गया हुआ है। उन्होंने ये तक भी बता दिया कि कितनी ज्यादा गैस हाइड्रोजन की बाहर निकलेगी, कितनी ऑक्सीजन की बाहर निकलेगी छोटे से छेद में। हमारा तो वहां तक सोच भी नहीं पहुंच पा रही, हमारे दिमाग में तो ये चल रहा है यार दोनों बराबर बराबर ही निकलती होंगी। ठीक है ना, ये थोड़ी ना है कि ऑक्सीजन इससे लड़ाई करेगी कि तू पीछे रह, मैं निकलूंगी, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ से शुरुआत की थी, इसी सेटअप से शुरुआत की थी, इसको बहुत पॉपुलरली बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। हमने कितने लॉ पढ़ लिए, हमने 5 लॉ पढ़ लिए, बॉयल्स पढ़ लिया, चार्ल्स पढ़ लिया, अवागैड्रोज पढ़ लिया, गेलुजेक पढ़ लिया, और इसके अलावा ए बी सी जी ये तो हो गए। इसके अलावा कौन सा, एक डाल्टन लॉ भी इसी में ही आता है आपका, मैं बता दूं आपको, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इतने सारे लॉज पढ़ने के बाद एक जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसका नाम है ग्राहम्स लॉ, जो इस बात को बताता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ग्राहम्स लॉ ने भाई क्या साइंटिस्ट रहा होगा यार, कैसे बता दिया, इनमें से क्या होगा, देखना क्या कह रहा है वो। equal mole of hydrogen and oxygen gas are placed in a container with a pinhole through which both can escape, दोनों निकल सकती हैं। अब वो पूछ रहा है what fraction of oxygen escape in the time required for 1/2 of hydrogen to escape। कह रहा है कि 50% यानी आधी हाइड्रोजन गैस जब निकल गई तो उसके साथ साथ बताओ कि कितने परसेंट ऑक्सीजन निकली। जब आधी निकल गई हाइड्रोजन 50%, तो बता रहा है कि चलो हाइड्रोजन तो निकल गई, तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन भी साथ साथ निकलेगी। कह रहा है बताओ कितने परसेंट ऑक्सीजन निकली होगी, फ्रैक्शन परसेंटेज बात एक है। ठीक है, तो अगर तुम क्वेश्चन भी समझ गए ना, और कमाल की अचीवमेंट होगी तुम्हारी, क्वेश्चन भी समझ गए तो। कहते हैं ग्राम्स लॉ जो है वो इसीलिए एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि 11th में बच्चों में इतना दिमाग नहीं हो पाता कि वो इस लॉ को अच्छी तरह समझ के इसकी न्यूमेरिकल भी कर दे। मैं सिर्फ कोशिश करूंगा ताकि इसके बात तक आपको पहुंचा पाऊं, और कई बच्चे तो कहते हैं कि हमारे तो समझ में आ भी गया। तो देखना एक बार ध्यान से क्या था ग्राम्स लॉ, कमाल की चीज। R for H2 डिवाइड बाई R ऑफ O2, पहले देखते रहो, अंडर रूट क्या, मोलर मास ऑफ O2, ध्यान से देखना, वो अपोन में था तो यहाँ ऊपर है ये, ठीक है ना, और ये मास इन ग्राम और मोलर मास है ये, और यहाँ मोलर मास क्या है किसका, H2 का। ये था आपका ग्राहम्स लॉ, मोलर मास। ठीक है, अब देखना ये R क्या है, R H2 क्या है।
जितना भी वॉल्यूम उसका है उसको टाइम से डिवाइड करना होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में क्या कमेंट आए, हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने क्या कहा, इक्वल यहाँ से है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ हाइड्रोजन टू एस्केप। ठीक है, तो 1/2 जो हाइड्रोजन है वो एस्केप हो चुकी है, आधी हाइड्रोजन एस्केप हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे समझना, फ्रैक्शन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ H2 डिफ्यूज, इसे डिफ्यूज कहते हैं, इसलिए इसका जो लॉ है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं पूछूंगा क्वेश्चन के बारे में, पहले समझ लो, ये बहुत टिपिकल चीज है, फ्रैक्शन ऑफ O2 डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूज इसका नाम ही है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इज इक्वल टू मोलर मास O2 की बात करें तो 32 आ जाएगा, इसकी बात करें हाइड्रोजन की तो 2 ही आएगा, अंडर रूट। फ्रैक्शन ऑफ H2 डिफ्यूज कितना फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में पहले बोल दिया आधा, डिवाइड बाई फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछ रहे हैं, ये फ्रैक्शन वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शन मैं फ्रैक्शन ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सोल्व आउट करने के लिए ये 2 है अपॉन में, जाहिर सी बात है 2 ही हो जाएगा, वैसे तो ये पूरा कैंसिल ही हो गया यार, 16 का बाहर क्या आ गया, 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि क्या 1/8 फ्रैक्शन किसका, ऑक्सीजन का, वो बाहर निकल गया 1/8 फ्रैक्शन। अगर मैं कहूँ 1/2 ये बाहर निकला था, 100 से मल्टीप्लाई करो, 50% अगर हाइड्रोजन निकली है तो ये कितना परसेंट निकल गया, निकाल के देख लो, 12.25%, यानी ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में इतना कम निकल रही है। क्यों निकल रही है इतना कम, हाइड्रोजन इतनी ज्यादा कैसे निकल रही है, इसका साइज छोटा होता है ना, तो जल्दी जल्दी से निकलेगी। अब मैं कहूँ मेट्रो का गेट खुला, मेट्रो का गेट खुला रेल का, तो यहाँ पर 8 मोटे आदमी है, मोटे मोटे से, और 8 पतले पतले से आदमी है, और गेट एक ही है। तो जब बाहर निकलने का टाइम आएगा, तेजी से बाहर निकलना है, राजी चौक आ गया, तो आप खुद ही बताओ ज्यादा मोटे बाहर निकल पाएंगे या ज्यादा पतले बाहर निकल पाएंगे, जाहिर सी बात है यार, अगर 6 पतले निकलेंगे तो 2 मोटे निकलेंगे, भीड़ भड़क में वो बेचारे आपस में अपनी ही जगह पे हिल हिल के रह जाएंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सेम जो ग्राहम्स लॉ है वो इसने इस तरीके से बताया। अभी तो देखना, और भी जरूरी नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, ये टाइम के फ्रेम में भी आंसर निकाल देता है ग्राहम्स लॉ, जो आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम ही टाइम है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो क्वेश्चन पूछो, रेज करो हैंड कि आपको कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया, रेज करो हैंड। Apurva, you like to ask something? Sir, I was answering the question. Okay, तो आंसर आपका 1/8 ही आया था। Yes, sir. आंसर वाज 1/8। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और आगे चलते हैं कुछ नई चीजें सीखने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा खत्म हो गया है। जो तुम्हारे स्कूल वाले पूछने वाले हैं उससे तो हमने बहुत ज्यादा कुछ कर लिया इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम वो चीज कर रहे हैं जो तुम्हारे स्कूल वाले नहीं पूछने वाले, ये उनमें आता है। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, ये टॉपिक पहले था लेकिन अब हटा दिया गया, ये अब आपके एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं रहा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए एनसीईआरटी में था भी। अच्छा, 92 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या कह रहा है, एक गैस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी मोस्ट लाइकली टू बी ओबे आइडियल बिहेवियर, यानी वो कह रहा है कोई रियल गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वही नेम द कंडीशन बाय विच ए रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो वही था, वही टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर घटा दो, टेम्परेचर घटा दो, प्रेशर बढ़ा दो, याद होगा आइडियल गैस से रियल, रियल से आइडियल, तो ये वही केस है। तो आपका आंसर बड़ा सिंपल वे में आ जाएगा, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये आपका नॉर्मल आंसर आ गया इसका। ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, ये तो हमारे नोट्स में है। खैर,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास ऑफ ऑक्सीजन गैस विच ऑक्यूपाई 5-6 लीटर नहीं है भाई, ये 5.6 लीटर है। 5.6 लीटर एट एसटीपी पे बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। बड़ा सिंपल है, इसमें तो आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। क्या, हमें तो ये पता है एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होता है उस पर कोई भी गैस 1 मोल गैस कहलाती है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 1 मोल हो गया। अब ऑक्सीजन का 1 मोल का मास बता दो कितना होता है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मोल O2, बताओ भाई 32 ग्राम हो गया। तो बताओ 1 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 32 बाई 22.4, और ये 5.6 में पूछ रहा है, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। और ये जो कैलकुलेशन होती है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो बड़ी नहीं होती है, सीधी सीधे कैंसिल होगा आपका 4 से, बिल्कुल 4 से, 4 से ये कट गया, ये आ गया आपका क्या 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1/4 द मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, 1/4 द मोलर मास ऑफ गैस, 8 आ गया इसका। ठीक है, अब 8 क्या होता है, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं, इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो 16 होता है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, 1/4 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट आंसर है भाई। देखो 1/4 क्या हो गया 1/4। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, तो देखो आंसर क्या आ गया 8। हमारा भी कितना आया 8, ऐसे पूछा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऐसे, वैसे तो प्रॉपर था, बड़ा सिंपल है। अब फिर से मैं एक वही बात पूछना चाह रहा हूँ और इससे पता लग जाएगा कि कौन कितना सीरियस है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें अभी पता लग जाएगा कौन कितना सीरियस है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, एसटीपी कंडीशन पर कभी कभार किसी गैस का वॉल्यूम 22.7 भी हो जाता है, और ऐसा हम क्यों बोलते हैं। वेरी गुड, 4 आंसर है। और मैं बता रहा हूँ जितने आंसर ये बोलने वाले हैं, अगर ये आंसर बोलते हैं, यस ऋतिक बताइए। जब प्रेशर 1 बार हो जाए। वेरी गुड ऋतिक वर्मा, बहुत बढ़िया है। देवेश आप बताइए। सर वही जब प्रेशर 1 बार हो जाए, सेम आंसर। एग्जैक्टली भाई, याद रखो, इसमें मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो नहीं पता था इतने बच्चे आंसर बता पाएंगे। तकरीबन 10 आंसर आ गए मेरे पास। अच्छा, ये दिखाता है कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। एसटीपी पे जब प्रेशर 1 atm हो जाता है ना, तब तो होता है 22.4, और जब ये प्रेशर एसटीपी पर ही क्या हो जाता है 1 बार हो जाता है, तो ये आंसर आता है 22.7। ठीक है ना, बस इतना फर्क है। अब जब तुमने इतनी बड़ी बात बता दी, तो मैं तुम्हें एक और बड़ी बात ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, उसको अपने पास रखना भाई। बहुत कमाल का अस्त्र है, इसको भी अपने पास रखना। ये इन कमाल की चीजों को के बारे में आपको पता लग गया। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, और तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, इन सभी की कंडीशन पता लग गई। एसटीपी की वो कंडीशन भी पता लग गई जब 22.4 और 22.7 का वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कंडीशन सामने आती है, वो भी आपको पता लग गई। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। ये जितनी भी कंडीशन आपने रट्टा मारी है ना, जितनी भी कंडीशन आपने रट्टा मारी है, वो सभी की सभी आइडियल गैस के लिए ही वैलिड हैं। समझे, ये सारी की सारी कंडीशन आइडियल गैस के लिए वैलिड है। कभी भी रियल गैस के लिए लगाने की भी मत सोचना। ऑल द कंडीशन आर वैलिड फॉर आइडियल गैस। और रियल गैस की बात करें तो कभी भी आपको थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक रियल गैस के बारे में बोलेंगे भी नहीं वो, कि कोई रियल गैस थी तो एसटीपी पे बताओ क्या हुआ, कभी भी नहीं बोलेंगे। हमेशा ये एसटीपी कंडीशन, एसटीपी जब भी आएंगी, समझ जाओ आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो तो ये अंडरस्टूड था, बस मैंने इसको बता दिया, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो समझ जाइए। 90, नंबर 90। तो नंबर 90 की जो बात हो रही है वो क्या है, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन, 3 गैस होगी।
have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical condition. ठीक है, the ratio of volume of this would be, क्या होगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम? अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना यहीं पे ही। ये जो क्वेश्चन है इसको कहते हैं AIPMT में आ गया, बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताओ कौन सा लॉ है? रेज योर हैंड। इतना तो बहुत है, इक्वल भी बोल दिया मैंने तो तभी पता लग जाना चाहिए कौन सा है ये। क्या बात है भाई। अपूर्वा बताइए। एवोगाड्रो। एवोगाड्रोस, वेरी गुड, क्या बात है। एवोगाड्रोस लॉ इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी ने बोला था इक्वल वॉल्यूम के बारे में। अब आपके सामने जो नॉलेज में मैं ऐड करने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। क्या कह रहा था एवोगाड्रो? सीधी सीधी सी एक बात बोल रहा था बेचारा कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी। हमने इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाया, इसकी कोई इज्जत भी नहीं करी, इसको साइड से हटा दिया, दरकिनार कर दिया। जबकि अगर इस बेचारे का फॉर्मूला बनाते तो जरूर ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता, के वी, के एन बाई वी इज इक्वल टू के, यानी फॉर्मूला बन चुका है, एन वन बाई वी वन इज इक्वल टू एन टू बाई वी टू, ये फॉर्मूला है। यानी इसको थोड़ा और इलेबोरेट करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा N1 बाई N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। और इलेबोरेट करोगे तो N1 रेशियो N2 इक्वल है V1 रेशियो V2। आपको पता है कितनी बड़ी बात है यहाँ पे जो आपके सामने, ये इतनी बड़ी बात है कि इससे ना कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो इक्वल वॉल्यूम के आते हैं, एवोगाड्रोस लॉ के आते हैं, तो ये हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या है? H2O2 और मीथेन, ठीक है भाई, H2O2 मीथेन लिख देते हैं, H2O2 मीथेन यानी CH4, ठीक है ना। अब इसका नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या बनेगा? तुम ही बताओ, नंबर ऑफ मोल क्या बनेगा? इसका नंबर ऑफ मोल अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम तो दे दिया क्वेश्चन में, ये रहा। क्या दे रखा है? हैव बीन टेकन इन द रेशियो। ओके, मास इन ग्राम नहीं दे रखा, वॉल्यूम पूछ रखा है इन्होंने, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मास इन ग्राम इसका क्या आएगा? मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास इसका क्या होता है भाई? 2 होता है। रेशियो इसका मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना? 32 होता है। रेशियो इसका मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, क्या होगा इसका? मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, इसका हो जाएगा आपका मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना? 16 ये हो गया। अब जैसे कि ये लॉ क्या बता रहा है, हमेशा नंबर ऑफ मोल का रेशियो, ये हमने क्या निकाल दिया? ये नंबर ऑफ मोल निकाल दिया हमने। हमेशा नंबर ऑफ मोल का रेशियो यानी N1 रेशियो N2 रेशियो N3 हमेशा इक्वल होगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3 के, ठीक है। अब हमारे पास किस चीज का रेशियो आ गया? हमारे पास तो इसका रेशियो आ गया। अब जैसे हम वॉल्यूम के रेशियो की बात करेंगे तो हमें 2 मिनट में पता लग जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है, मोलर मास तो हमने नीचे लिख दिया इसका, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल के बारे में हमने बात की है, मोलर मास नीचे है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? ये मैंने जो बताया है, ये क्या बनाया हमारा? दोनों सर्कल क्या है? नंबर ऑफ मोल है। तो वॉल्यूम रेशियो आ तो गया, ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे ऐसे से मल्टीप्लाई करो जो सारी वैल्यू कैंसिल हो जाए। 32 से मल्टीप्लाई करो, 16 रेशियो, इसको मल्टीप्लाई करो 32 से तो 1 रेशियो, 32 से 2। दिस इज योर वॉल्यूम रेशियो, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ये आ गया आपको वॉल्यूम रेशियो। 16 रेशियो 1 रेशियो 2, और ये आपका है 16 रेशियो 1 रेशियो 2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। हर बार आप ऐसे ही करो। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ पर ना जो मास है वो बराबर क्यों रखा है? इसका मास तो अलग होता होगा, मास इन ग्राम अलग होता होगा, इसका अलग होता होगा, इसका अलग होगा। भाई मैंने इसलिए बराबर में रखा है क्योंकि हर बार ये यही बोलेंगे इक्वल मास, मास बराबर है। मास बराबर है का मतलब साफ साफ है कि मास बराबर है तो कैंसिल हो रहा है, हटाओ यार, 1 1 कर दो, 1 1 1, ठीक है। इक्वल मास, मोलर मास अलग होता है तो रेशियो ऐसे निकलेगी। तो याद रखना इस चीज को, कभी भी तुम्हारे सामने ये आए N1 रेशियो N2 इक्वल है V1 रेशियो V2, इसको बड़ी बात मान के मत छोड़ देना भाई, ये कुछ नहीं है। ये आपका N1 बाई N2 इक्वल V1 बाई V2, ये आपका N1 बाई V1 इक्वल N2 बाई V2, ये आपका N बाई V इक्वल है इसके K के, यानी ये आपका N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V
एवोगैड्रो लॉ, इटालियन साइंटिस्ट था, ठीक है, इसीलिए एवोगैड्रो ऐसे कुछ बोलते हैं वो इटली लैंग्वेज में, ठीक है। पिज्जा, पिज्जा तो हम बोल रहे हैं, ये पिज्जा होता है, टी साइलेंट होता है इसमें, पिज्जा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 89 जो है वो है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। कौन शो करेगी मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस? ये तो आप एक तरह से रट्टा ही मार लो, आपके एनसीईआरटी में भी है, सबसे ज्यादा डेविएशन अमोनिया शो करती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डेविएशन अमोनिया शो करेगी, और रीजन क्या बताना है आपको कि ये इसका जो प्लॉट है, ग्राफ है, वो यही शो करता है। ये तो बड़ा, चलो इतना आसान दे दिया उन्होंने, मेंस में आसानी आते हैं। ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट होते हैं, सभी को पता है। तो वो ये पूछ रहा है, ये ए के हिसाब से, बी के हिसाब से अरेंज करके दिखाओ। वही ए इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी साइज, तो ये कुछ खास केस नहीं था। ओके 87, ए सर्टेन गैस, कोई भी एक ऐसी गैस है वो 3 टाइम एज लॉन्ग एज इफ्यूज, इफ्यूज या डिफ्यूज, बात एक है। कौन है ये? ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। इफ्यूजन डिफ्यूजन, इफ्यूज आउट एज हीलियम, फिर से वही कंटेनर है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वही कंटेनर है। अब की बार इस कंटेनर में क्या कर रखा है इन्होंने, एक डाल रखी है हीलियम, और दूसरी गैस इन्होंने डाली है, उसका नाम है क्या? ए सर्टेन गैस, जी का मतलब अननोन गैस है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए भाई। अपूर्वा पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर 36 यू है आंसर। 36 आंसर है इसका? इसका आंसर 36 है अपूर्वा? यस सर। हाउ कैन यू कैलकुलेट? सर सर R1 अपॉन R2 कर देंगे सर, तो सर फॉर्मूला ये लगाएंगे सर, V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट MW2 अपॉन रूट अंडर रूट E अपॉन MW1 सर। तो सॉल्व करके सर MW2 36 आ जाएगा। वेरी गुड। और ये आपने कहाँ किया? आपके स्कूल में हो गया ये? नो सर, वो पहले थोड़े से वीडियोस देखे थे इसके। ग्राहम्स लॉ के? नो सर, ये मेन टॉपिक्स मैंने चैप्टर 5 की जब आपने थोड़ा खत्म करा था यूट्यूब पे ऐसे ही देख लिया था मैंने, उसमें क्वेश्चन करवाया था। चलो भाई फाइंड आउट करते हैं क्या सच में इसका 32 आंसर है या नहीं है। यानी ये भी ग्राहम्स लॉ से ही है। उसने अब की बार क्या बोल दिया, 2 गैस है, फिर से एक छोटा सा छेद करेंगे इसमें, स्मॉल होल, और वो छेद करने के बाद हम ये देखेंगे कि कितनी गैस बाहर निकलती है इसमें से, ठीक है। तो ये मान लो, ये इसमें छोटा सा छेद यहाँ से कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से मोलिकुलर मास बताओ किसका, वो गैस जो अननोन गैस है उसका मोलिकुलर मास बताओ। सेम वही ग्राहम लॉ। इफ्यूजन डिफ्यूजन जो है वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस बाहर निकलती है, इफ्यूज होती है वो, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं इसको भी एक बार, वही अपनी पुरानी ट्रिक से जो अभी तक हम करते आए हैं। इसमें कुछ नई चीज आप सीखोगे। ए सर्टेन गैस टेक 3 टाइम यानी 3 टाइम 3 गुना एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट ऑफ हीलियम, ठीक है। जो गैस है वो 3 गुना, सर्टेन गैस टेक 3 टाइम एज लॉन्ग, एज लॉन्ग का मतलब टाइम होता है, एज लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब ये लंबाई नहीं कहते, ये एज लॉन्ग का मतलब टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। टू फ्यूज ए हीलियम, जितना टाइम हीलियम लगाती है उससे वो 3 गुना लगाती है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो फिर से वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ आर गैस का कोई अता पता नहीं है, यहाँ दूसरी गैस है हीलियम, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास किसका, एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल एम, ऑफ किसका, सर्टेन गैस। ये आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। अब इसके बारे में मैं कह रहा था ना, 2 चीजें, एक तो फ्रैक्शन बोल सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ कितनी गैस बाहर निकली है। अगर टाइम दे दिया, एज लॉन्ग एज टाइम दे दिया, तो टाइम को कैसे करेंगे, तो वो सुनना जरा ध्यान से। ये तरीका होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कितना, अगर मान लो इस गैस को कह देते हैं कि ये आपका, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, वो 3 गुना टाइम लेती है, ठीक है ना, 3T,
3T डिवाइड बाई ये वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है, डिवाइड बाई अगर ये T लेती है टाइम तो ये 3 गुना लेती है, 3T लेती है। अभी टी में ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ये आसान चीजें होती हैं, सब कंफ्यूज करने वाली बात है। मोलर मास हीलियम का होता है 4, इसका हमें निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल आउट, यू नो वेरी वेल, और टाइम से सॉरी टाइम टू टाइम कैंसिल आउट, क्या रह गया 1/3 और 1 तो 3 नीचे आ गया, तो 1/3 इज इक्वल टू 4/mg। अब आपको ये m निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज योर 9, दिस इज योर सॉरी ये अंडर रूट था, दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज योर 9 एंड दिस इज योर 4/mg। यस, करेक्ट आंसर इज क्या 36 मास ऑफ गैस, जो भी हमारे पास है वो 36 है, तो ये करेक्ट आंसर है 36, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो मास है वो निकाल सकते हैं 36। अगर टाइम का फ्रेम आए तो आपको ऐसे करना है, अगर फ्रैक्शन का फ्रेम आए तो आपको वैसे करना है जो थोड़ी देर पहले, इसके अलावा और कोई फ्रेम आएगा ही नहीं, या तो टाइम का फ्रेम आएगा या उसका फ्रेम आएगा, ठीक है। तो 3 टाइम एज लॉन्ग का मतलब होता है टाइम पीरियड, 3 गुना समय लेती है। और आगे चलते हैं हम, अब तो आपको सारे आसान लगेंगे, खैर अब तो ये लगा लो ग्राम्स लो आप अच्छी तरह सीख चुके हो। एक और ग्राम्स लो आ गया 86, 50 ml लो, वॉल्यूम दे ही दिया आपकी बात, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 50 ml ऑफ ईच गैस A एंड B टेक, भाई A भी यहाँ है B भी यहाँ है, ठीक है ना। 150 सेकंड लगते हैं A को बाहर निकलने में, 200 सेकंड लगते हैं B को बाहर निकलने में रेस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजिंग थ्रू पिन होल। पिन होल हम तीसरी बार कर रहे हैं, अब लो भी ये कर दिया यहाँ पिन होल, छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ इफ मोलिकुलर मास ऑफ B 36 है तो बताओ A का मोलिकुलर मास क्या होगा। सेम सेम फ्रेम वही, R of A डिवाइडेड बाई R of B इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मोलिकुलर मास ऑफ B, एज यू नो वेरी वेल मोलिकुलर मास ऑफ A। अब यहाँ पर R देखो टाइम फ्रेम है, टाइम है, फिर से हो जाओ शुरू, क्या था ये R है, दिस इज योर R, हमें क्या करना है टाइम फ्रेम दे रखा है, तो यहाँ वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम फ्रेम कितना है 150 एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम फ्रेम कितना है 200 इज इक्वल टू अंडर रूट मास मोलिकुलर मास ऑफ B 36 यू हैव गिवन और मोलिकुलर मास ऑफ A यू हैव टू कैलकुलेट। V से V कैंसल, अब की बार 200 कहाँ गया 1/200 ऊपर गया, तो दे यहाँ 200 150 इज इक्वल टू 36/MA अंडर रूट, ठीक है। 0 0 यहाँ आ गया 4/3 कैरिंग बोथ साइड, 16/9 इज इक्वल टू क्या 36/MA। तो आंसर क्या आएगा आपका 16 से काट लो जितना कटता है, आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका MA इज इक्वल टू 981/4 और ये आ गया आपका 20 पॉइंट समथिंग, देखते हैं कितना आंसर है, ये रहा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट 20 पॉइंट समथिंग। अब तो ये आपको जो मुश्किल लगते थे ना अब वो आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यस नितेश रेज योर हैंड, नितेश पूछिए भाई क्या पूछना चाह रहे हो। भैया एक तो मेरे को ये आंसर ही बताना था, मेरा आया था, और भैया मैं अच्छा उसकी अच्छा कह रहा था कि आपने कहा था इस क्लास में मेरा वो पीरियोडिक लो वाला डाउट बता भाई दोगे। भाई भाई पीरियोडिक लो वाला मैं क्वेश्चन करवाने के लिए तैयार हूँ, अभी 4 से 5 आपकी जो क्लास होती है ना, ये मेरी क्लास होती है वो 12th की लाइव क्लास होती है। अब लाइव क्लास के बीच में आप क्वेश्चन सेंड कर दोगे तो यार मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। मेरे को ना थोड़ा सा अर्ली इन द मॉर्निंग याद दिलवा दो, आपका जो क्वेरी है वो पहले ही सोल्व कर देंगे हम, ठीक है ना। लाइव क्लास में आपका आया था, आपने टाइम से तो भेजा था, सही टाइम था, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा उससे पहला जो आपका बैच होता है वो लाइव क्लास इसकी होती है 12th की। ओके एक और क्वेश्चन है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये भी ग्राहम्स लॉ का है, आपको बताना है मोलिकुलर मास ऑफ बी। रेज योर हैंड, देखते हैं कितने जीनियस हैं यहाँ पे।
एक आंसर आ गया, वेरी गुड। दूसरा भी आंसर आ गया, वेरी गुड भाई। देवेश, निखिल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं पूछूंगा, अभी टाइम दो, पता तो लगे कौन कितना सीख चुका है। दो आंसर और आगे। ऋतिक वर्मा, वेरी गुड। नितेश, बहुत अच्छी बात है। 4 आंसर आगे। अपूर्वा, आपका भी आ गया, ओके। चलो तो शीतल बताइए आंसर क्या है आपका। शीतल, सर सी। सी ऑप्शन, ओके। अपूर्वा आपका। 12.25 सर सी। ऋतिक वर्मा आपका। सर सी आया। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका सी ही है। बाकी आंसर कईयों ने दिए हैं। करेक्ट आंसर है आपका सी। तो ये आपका सी आ जाएगा। तो ग्राम स्लाउ डिफ्यूजन अब आपके लिए आम बात होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक बार यहाँ 81 से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय लिक्विड? लिक्विड कौन सी ऐसी है जो प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। तो जल्दी से रेज करना अपने हैंड, बताना आंसर क्या है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड शो नहीं करता? क्या बात है, इतनी जल्दी। वेरी गुड। अपूर्वा, निखिल, नितेश, देवेश। देवेश बताना एक बार कौन सी प्रॉपर्टी है। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। याद रखो इस बात को, जो लिक्विड है बॉयल एट हायर टेम्परेचर एट टॉप। यार ऊंचाई पे जाओगे ना, हिल पे जाओगे, तो लिक्विड लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जोड़ रहा हूँ। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो पानी की गहराइयों में जाते हैं, ठीक है ना, गोता लगाने, गोताखोर। हमारे इंडिया में तो खैर ये है नहीं इतना ज्यादा। अंडमान निकोबार, गोवा में थोड़ा बहुत है। वो स्कूबा डाइविंग में से होती भी नहीं, वो बहुत ज्यादा गहराई तक जाते हैं। पानी के अंदर 2 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं। वो अंधेरा बिल्कुल, ठीक है ना, वहां सूरज की किरणें भी नहीं आ पाती। तो वो लोग ना ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के जाते हैं, जिसके अंदर वो हीलियम डाल के जाते हैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो इतनी ज्यादा, नीचे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ऊपर का तो चलो पता कर लिया तुमने क्या होता है, लो। बट जो नीचे का जो सी लेवल पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है, हाई। ये अब जोड़ लेना अपने नॉलेज में। माउंटेन लो एंड इन द सी बाय द स्कूबा डाइवर ये हाई होता है, ठीक है। और आगे चले तो डोमिनेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, कौन सा बहुत ज्यादा रिपल्सन करेगा? यार जो गैस इतना ज्यादा रिपल्सन करती है, आप खुद सोचो, जो गैस रिपल्सन करती है वो ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है? नो, वो लो कॉम्प्रेसिबल होती है। तो लो कॉम्प्रेसिबिलिटी कौन दिखाता है? जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या जेड की वैल्यू लोअर देन 1? लो कॉम्प्रेसिबिलिटी पूछ रहा हूं मैं। लो कॉम्प्रेसिबिलिटी कौन दिखाता है? रेज योर हैंड। जेड की वैल्यू, क्या बात है निखिल, अब की बार तो कमाल ही हो गया भाई, बताना निखिल। स्मॉलेस्ट। ओके, इसके अलावा और कोई? नितेश आप बताना। भैया ग्रेटर देन 1 दिखाता है। हाँ, यहाँ उल्टा चक्कर है। जो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना, वो लो कॉम्प्रेसिबिलिटी दिखाता है। तो आपका आंसर आ गया कौन सा? जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मतलब रिपल्सिव, दूर दूर भाग रही है गैस। जब दूर दूर भाग रही है, कई गैस ऐसी होती है जो वास्तव में दूर दूर भागती है, ठीक है ना। जैसे हीलियम है, तुम सोचो कि हीलियम आपस में पास पास आ जाए और बॉन्ड बना ले, कभी नहीं आएंगी वो दूर दूर भागेंगी। इसलिए वो क्या होती है? लो कंप्रेसिबल होती है। अच्छा, 83 द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉज और ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। ये डेफिनेशन है इसकी, अगर कोई लिखना चाहे तो। आज मैं बोल रहा था बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे, तो यही होती है द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉज
और ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बोल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 83 भी हो गया हमारा खत्म। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 84। हालांकि वही है एवरेज वेलोसिटी, अभी तक हमारे में किया ही नहीं है, पहले था इसमें ऐड, अब सिलेबस से हटा दिया। एवरेज वेलोसिटी का मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बस इसी को ही आप अपने पास रखना। एवरेज वेलोसिटी को एवी इससे